हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़ा ब्रूस बैनर एक डंडे के सहारे चल रहा है और कह रहा है, ये मैं हूँ। यहाँ इतनी शांति है, फिर भी मुझे कभी इसकी आदत नहीं पड़ी। ऐसी आवाजें जिन्हें मैं सोचता था कि ये हमेशा के लिए मुझे सुनने को मिलती रहेंगी, जैसे कि कार का हॉर्न, तवे पे गर्मा गर्म चिकन के बनने की आवाज, बोर्ड पे चौक चलने की, बच्चों के रोने की और बाकी सारी आवाजें। मैं भूल चुका हूँ कि ये आवाज़ें सुनने में कैसी लगती थी। शायद मुझे अब भी याद है, लेकिन पक्के तरीके से नहीं। वो आवाज़ बस अब भूतों की तरह हो चुकी है। कई बार तो मेरे लिए ये यकीन करना भी मुश्किल होता है कि यहाँ कोई लाइफ भी हुआ करती थी और वो लाइफ सच हुआ करती थी, क्योंकि मैं केवल इस रियलिटी के बारे में जानता हूँ। हर रोज़ की ये निरस्ता और कभी न चेंज होने वाला ये रास्ता। एक दो बार मुझे पड़ोसियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन आजकल वो भी शांत हो चुकी हैं। शायद मैं अपना ये दिन शांति से ख़त्म कर पाऊँ और यही अच्छा रहेगा। एक दो बार मैं ज़ोर से अपना नाम बुला लेता हूँ, बस ये देखने के लिए कि ये सुनने में कैसा लगता है। और अगर मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा होती है तो मैं एक दो सेंटेंस भी बोल लेता हूँ, जिससे कि वीडियो बोर्ड को कुछ अलग रिकॉर्ड करने के लिए मिल जाए। आजकल सनसेट के टाइम आसमान हरा हो जाता है। मैं इसे घंटों तक बैठकर देखता रहता हूँ, क्योंकि जब रात होती है तब भी वो सूरज मेरे दिमाग में बना रहता है। मेरा नाम है ब्रूस बैनर और मुझे लगता है कि मैं 200 सालों से भी ज़्यादा जिंदा रह चुका हूँ। मैं ठंडा महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जल्द ही मर जाऊँगा। मैं मरना भी चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे मरने नहीं देगा। वो कभी ठंड या प्यार या कुछ भी महसूस नहीं करता, सिवाय गुस्से के। अब हल्क हमें बता रहा है, बैनर, कमज़ोर बैनर। मैं अब भी उसे महसूस करता हूँ, हल्क के दिमाग में घूमते हुए। एक बार वो बाहर निकल गया था, कमज़ोर इंसानों की चीज़ें करते हुए। आखिर बैनर हल्क को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? बैनर अब भी हल्क के साथ साथ क्यों रहता है? क्या बैनर ये नहीं जानता कि हल्क उससे नफरत करता है? इस दुनिया में किसी से भी ज़्यादा, लीडर से भी ज़्यादा, अबोमिनेशन से भी ज़्यादा हल्क बैनर से नफरत करता है। और हल्क नफरत करता है इस उड़ती हुई चीज़ से। हल्क इसे स्मैश कर देता अगर हल्क इसे पकड़ पाता। और ये कीड़े, हल्क कीड़ों से नफरत करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बैनर से। उन्होंने कहा था कि पहली वर्ल्ड वार सबसे बड़ी लड़ाई थी जो सारी लड़ाइयों को ख़त्म कर देगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि फ्यूचर में क्या चीज़ उनका वेट कर रही थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में उनको एटॉमिक गुस्सा दिखाई दिया जब ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए थे। तो ये एक देखने लायक नज़ारा था। यूएस के पास उस टाइम केवल 2 बॉम्ब थे, फैटमैन और लिटिल बॉय, और ऐसे और बॉम्ब बनाने में महीनों लग जाते, जिस दौरान जापानी लोगों ने डिफेंस का कोई तरीका निकाल लिया होता। लेकिन जापानीज लोगों ने अपने दुश्मन की खतरनाक ताकत देखी और सरेंडर कर दिया। और मुझे लगता है कि वो लोग जान गए थे कि कौन सी खतरनाक चीज़ को उस टाइम आज़ाद कर दिया गया था, और उन्होंने उम्मीद की कि वो आगे दिन की रोशनी कभी नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि जापान का सरेंडर करना सम्मान की बात थी। इस वर्ल्ड में अब कोई सम्मान नहीं बचा, वर्ल्ड ही नहीं बचा। मैंने इस वर्ल्ड को पूरा तो ट्रैवल नहीं किया है, बस उतना ट्रैवल किया है जितना मुझे सेटिस्फाई कर सके। मैंने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की लंबाई और चौड़ाई ट्रैवल की है। पूरा उत्तरी महाद्वीप, ऊपर में कनाडा और नीचे में मैक्सिको, सपाट हो चुके पहाड़ और वीरान पड़ चुकी इमारतें, और साउथ अमेरिका में नीचे लंबे समय से सूख चुके रेन फॉरेस्ट। मैं कुछ टाइम के लिए वेगास में रहा था, या फिर सही तरीके से कहूँ तो हल्क रहा था। वो मिस्टर फिक्सिट के अंडर में एक कैसीनो में टांग तोड़ने वाले का काम करता था। एक टाइम के लिए तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में और कुछ नहीं, बस बदलाव भरा हुआ है। लेकिन मैं जितना बदलता गया, मैं उतना ही वैसा का वैसा रहा, और अब कुछ नहीं बदलता। मैं पहले जूते पहना करता था, लेकिन अब मेरे पैर इतने हार्ड हो चुके हैं कि एक कील भी मेरे पैर में नहीं घुस पाती। मेरी एक बार टांग टूट गई थी, जिससे मैं अब तक लंगड़ा कर चलता हूँ। मुझे सूरज से कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हवा में फैली धुंध मेरे लिए एक शील्ड का काम करती है। और जब मैं इस वर्ल्ड में अकेला आदमी हूँ तो मुझे कपड़े पहनने की चिंता नहीं है। फिर भी एक कपड़े का टुकड़ा पहने रहने में क्या दिक्कत है? मैं कुछ दिनों में शेव करता रहता हूँ ताकि मेस्ट्रो का चेहरा मुझे ना दिखाई दे। इस हवा में अभी भी थोड़ी बहुत रेडिएशन है, लेकिन मुझे इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में होते हुए भी मेरा मोलिकुलर स्ट्रक्चर मुझे इसे बचा लेता है। मैं लंबे टाइम पहले ही भूख से मर जाता अगर मेरी बॉडी के पास किसी भी चीज़ को पचाने की पावर ना होती। इन दिनों मैं कांपते हुए गिर जाता हूँ और फिर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है, यहाँ तक कि ग्राउंड भी। वो मेरे पीछे हैं। मुझे हर टाइम पता चल जाता है जब वो मेरे पीछे होते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो धरती कांपने लगती है। और हल्क बाहर नहीं आ रहा, वो मेरे अंदर कहीं छुपा हुआ है और मुझे ये दिखाना चाहता है कि मैं उससे भीख मांगूं।
लेकिन मैं भीख मांगना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन अपनी पुरानी आदत की वजह से जीने के लिए लड़ने लगता हूँ। इस टाइम ग्राउंड भी उतना ही कमज़ोर है जितना मैं, फिर भी मैं भागना स्टार्ट करता हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं। वीडियो बोर्ड भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं रिकॉर्डिंग जाकर देखूंगा, अगर नहीं तब तो बहुत अच्छा है। तब मुझे प्लास्टिक के पंख खाली बॉडीज के साथ फड़फड़ाते हुए सुनाई देते हैं। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और उनको अपनी तरफ आता देखता हूँ, लेकिन वो भागते हुए नहीं आ रहे हैं, वो उड़ते हुए आ रहे हैं। साइंटिस्ट ने कहा था कि जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब भी कॉकरोच बच जाएंगे, लेकिन साइंटिस्ट इतना सच बोलेंगे मुझे आज पता चला। पास्ट में भी जब कभी इन्होंने हल्क पे अटैक किया था तब अचानक से किया था। उस टाइम हल्क या तो सो रहा होता या फिर ऐसे ही कुछ कर रहा होता। हालांकि अब उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। सोते हुए या जागते हुए, बैनर बनकर या हल्क बनकर वो मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं बूढ़ा इस बंजर जमीन पे लकड़ी के सहारे भागता हुआ कैसा लग रहा होगा। तब मेरे पैर में एक मसल क्रैम्प हो जाती है और मैं बुरी तरह से नीचे गिर चुका होता हूँ। मुझे हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और अब मैं जमीन पे रेंगने लगता हूँ, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा है। शायद मैं सदमे में हूँ। मेरा माइंड चिल्लाता है खड़े हो जाओ, लेकिन ये मेरी आवाज़ नहीं है बल्कि हल्क की आवाज़ है। ओ गॉड, मैं उनको अपने पीछे आता हुआ सुन रहा हूँ। मेरी सांस फूल रही है और मुझे हल्क बाहर आता दिखाई दे रहा है। अब शायद मैं जिंदा बच जाऊँ और इस कमीने हल्क की वजह से। अब हल्क कहता है चारों तरफ कीड़े हैं, हल्क पे अटैक कर रहे हैं, हल्क को चोट पहुंचाना चाहते हैं। सब लोग मर चुके हैं लेकिन हल्क अभी भी जिंदा है। हल्क इन कीड़ों को मसल रहा है, वो हल्क की स्किन को फाड़ रहे हैं। हल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो कीड़े भी मिलियंस में हैं। अब तक उन्होंने बैनर को मार दिया होता, अब वो हल्क को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हल्क को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये हल्क को हर जगह से चोट पहुंचा रहे हैं। आखिर वो हल्क को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अब बैनर हमें बता रहा है मैं वीडियो बोर्ड में ये सब रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, मैं ये कई बार देख चुका हूँ, लेकिन अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे अब भी याद है जब सालों पहले एक सुपर टैंकर ने अलास्का के बीच पे तेल फैलाया था और तब बेचारे एनिमल्स उस तेल में लथपथ मरे हुए दिखाई देने लगे। और इस टाइम हल्क भी ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जिंदा है। मैं उसे गुर्राते हुए देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कैसे ये कीड़े हल्क को खा रहे हैं। अगर दो दुश्मनों की बात होती है तो हल्क हमेशा जीत जाता है, लेकिन कीड़ों के अटैक से बच पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हल्क फिर भी ट्राई करता है और फिर कीड़े बोर होकर उसे छोड़ देते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे ये सब इतनी बार देखकर नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हल्क को इस टाइम पहचानना मुश्किल है। वो कीड़े हल्क की छाती और मसल्स खा चुके हैं और पता नहीं उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स। उसकी दोनों आंखें जा चुकी हैं, साथ ही उसकी जीभ भी। इस टाइम हल्क बहुत बुरा दिखाई दे रहा है और उसे इससे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। कम से कम ये कीड़े कपड़े तो नहीं खाते, वरना मुझे हर अटैक के बाद नए कपड़े ढूंढने पड़ते। वीडियो बोट अब जल्दी से रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड करो। और फिर बैनर हल्क को जल्दी से हील होते हुए देखता है। 2 मिनट में हल्क की स्किन जुड़ने लगती है, जीभ वापस आ चुकी है। 11 मिनट और उसकी आंखें वापस आ चुकी हैं। 17 मिनट और उसका पेट भी पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। और 18 मिनट में हल्क पूरी तरह से हील हो जाता है और वो अच्छे मूड में है। और तब वो पास्ट में हर टाइम की तरह वीडियो बोर्ड की तरफ लपकता है, लेकिन ये डिवाइस इतना चालाक है कि मुसीबत से 10 कदम दूर ही रहता है। ये सोलर पावर से चार्ज होता है और इतनी आसानी से इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मैं जानता हूँ एक महायुद्ध भी हल्क को नहीं मार सकता। अब हल्क कहता है हल्क इस उड़ते हुए गोले से नफरत करता है, हल्क बैनर से नफरत करता है और हल्क नफरत करता है उस दर्द को सहते हुए जब मेरी बॉडी हील होती है। लेकिन कम से कम हल्क के दुश्मन तो जा चुके हैं। पागल लोग, पागल औरतें हमेशा हल्क को चोट पहुंचाने की कोशिश करते थे। और पागल बच्चा रिक जोन्स जा चुका है और बेटी वो भी जा चुकी है। उसका चिल्लाने वाला फादर जा चुका है, सब जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ हल्क जिंदा बचा है। सबसे आखिर में हल्क हंसा था और हंसता रहेगा क्योंकि हल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब ब्रूस बताता है जब गवर्नमेंट ने हीरोज़ के मेमोरियल पार्क का सुझाव रखा था तो मुझे सच में नहीं लगा था कि वो लोग बना देंगे, लेकिन उन्होंने बनाया। वो सब हीरोज़ यहाँ रेस्ट कर रहे हैं जो अर्थ की लड़ाई में मारे गए और जो अर्थ से बाहर हुई लड़ाई में मारे गए, यहाँ तक कि जो बूढ़े होकर मरे, सब यहाँ हैं। सब मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अर्थ को एलियन से बचाने की कोशिश की। उनमें से कोई भी ये देखने के लिए जिंदा नहीं बचा कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है।
लेकिन हल्क ने देखा और उसे इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलती है जैसे कि वो इंसानों द्वारा इंसानों को डिस्ट्रॉय करने का वेट कर रहा था। हल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पहले की एटॉमिक बॉम्बिंग टेररिस्ट द्वारा की गई थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई लड़ाई नहीं चाहता, कि ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, कि लाखों लोग मर रहे हैं, कि अर्थ के बचे हुए हीरोज़ उन एटॉमिक ब्लास्ट में मारे गए और साथ ही उनके दुश्मन भी। उसे बस 2 ही चीज़ों की चिंता थी, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और वो अकेला रहना चाहता है। उसे कभी ये फ़र्क नहीं पड़ा कि बाकी हीरोज़ बूढ़े होकर मर गए, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहा। उसे ये सब सही लग रहा था। ये उसका हीलिंग फैक्टर था जो उसे इन सब से बचाता रहा। और जो रेडिएशन आखिरी वर्ल्ड वॉर से निकली, पता नहीं कैसे उसने हल्क को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन अब उसे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बस धमाकों की आवाज़ें और मरते हुए लोगों की आवाज़ें चिंता में डाल रही थी। पता नहीं उन्होंने हल्क के दिमाग के साथ क्या किया, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो इन सबसे दूर जाना चाहता था और पहले की तरह वो अपने जन्म स्थान गामा केव में आ गया और उसमें अपने आप को सील कर लिया। और वहाँ हम तब तक रहे जब तक कि आवाज़ें बंद नहीं हो गई। उस गुफा में एक झरना था और शायद उसका पानी रेडिएटेड था, लेकिन हल्क को रेडिएशन से क्या कुछ होने वाला था पता नहीं। हम वहाँ कितने दिनों, महीनों या सालों तक रहे और फिर एक दिन एक रोबोट ने गुफा का गेट खोला। बैनर कहता है, तुम कौन हो? रोबोट कहता है, तो हमारी रीडिंग सही थी, एक आदमी जिंदा बच गया है, कितने दुख की बात है। बैनर कहता है, दुख की बात? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रोबोट कहता है, मैं एक रिकॉर्डर हूँ, मेरा बेस रेजिल सेक्टर में है। मैं कुछ टाइम से यहाँ हूँ क्योंकि बहुत सारी एलियन स्पीसीज मैनकाइंड के विनाश को रिकॉर्ड कर रही है। बैनर कहता है, रिकॉर्ड कर रही है हमारे विनाश को? लेकिन क्यों? क्या वो एलियन रेसेस हमारी गलतियों से कुछ सीखना चाहती हैं? रोबोट कहता है, नहीं, वो ये पक्का करना चाहती हैं कि तुम सब मर चुके हो। बैनर कहता है, क्या बाकी सब ह्यूमंस मर चुके हैं? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है? रोबोट कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। बैनर कहता है, तो क्या तुम मुझे भी मार दोगे? रोबोट कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? जिस पे बैनर मना कर देता है। तब रोबोट कहता है, तुम अपना माइंड चेंज करोगे, लेकिन उस टाइम तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वैसे भी किसी को मारना मेरी प्रोग्रामिंग में नहीं है, मैं तो बस रिकॉर्ड करता हूँ और मैं यहाँ इस वीडियो बोर्ड को छोड़कर जा रहा हूँ और जब ये तुम्हारी मौत को रिकॉर्ड कर लेगा तब मैं इसे वापस बुला लूँगा। बैनर कहता है, रुको, आखिर कोई तो जिंदा होगा, मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। रोबोट कहता है, हाँ, तुम कुछ कर सकते हो। जब कभी तुम वीडियो बोर्ड से बात करो तो स्पष्ट रूप से बात करना, क्योंकि ह्यूमंस अक्सर बड़बड़ाने लगते हैं। गुड बाय। और फिर इस तरह से बैनर अकेला रह जाता है और वो रोबोट सही कह रहा था कि मुझे अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई दूसरा बोलने वाला नहीं होता तो तुम्हारी बोली बिगड़ने लगती है। अब बैनर एक पहाड़ी से नीचे गिरते हुए कह रहा है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या आया, लेकिन ये बस एक टाइम वेस्ट था। मुझे इसका पहले ही पता होना चाहिए था कि हल्क मुझे रोकने की कोशिश करेगा। अब बैनर गिरते हुए हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और कहता है, मैं बैनर से नफरत करता हूँ जो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो हल्क को मार सकता है, लेकिन हल्क हमेशा के लिए जिंदा रहेगा क्योंकि हल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब बैनर एक पहाड़ी के नीचे लेटा हुआ है और एक लड़की के बारे में सोचते हुए कह रहा है, वो कौन है? वो बहुत खूबसूरत है और वो मेरे सामने खड़ी है, देखो तो उसे, उसने कपड़े नहीं पहने हैं और वो मुझे बहुत खुश लग रही है। मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कब ऐसे किसी खुश इंसान को देखा था, लेकिन ये एक जाल भी हो सकता है। लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं जितना उसके पास जाता हूँ वो और भी खूबसूरत होती जाती है और उसे मेरी फिजिकल बॉडी अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो बस मुझे चाहती है। मेरे पैरों के नीचे हरी घास उग रही है और आसमान नीला हो चुका है। मैं और जवान महसूस कर रहा हूँ। तब मैं उसके ऊपर लेट जाता हूँ और वो मेरे कान में कहती है, हम दोबारा से इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, हम यहाँ के गॉड्स बन जाएंगे। तभी बैनर नींद से जागता है और देखता है कि वो एक सपना देख रहा था, लेकिन मेरे दिल में अभी भी गर्मी महसूस हो रही है। मेरी छाती में 2 दिन से दर्द हो रहा है। पहले तो मुझे इसका पता नहीं चला, लेकिन अब ये दर्द बढ़ रहा है। शायद हल्क की बॉडी हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है, लेकिन मेरी नहीं। और अब मुझे मेरी छाती में लगी आग का मतलब समझ में आ रहा है। ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोमीथियस ने इंसान को क्ले से बनाया था, लेकिन प्रोमीथियस को लगा कि ज्यूस द किंग ऑफ गॉड्स उसकी क्रिएशन को बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है। इसलिए प्रोमीथियस ने इंसानों को आग से इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे टेक्नोलॉजी और साइंस में तरक्की हुई।
तब गॉड्स ने मैनकाइंड को पेंडोरा बॉक्स के एविल से इंट्रोड्यूस करवाया और गॉड्स ने प्रोमीथियस को एक पहाड़ के रूप में कन्वर्ट कर दिया जहां चील उसकी हार्ड मास को खाते रहे, लेकिन वो सब हील हो जाता था और ये प्रोसेस चलती रहती थी। हल्क एटॉमिक एज का जीता जागता सबूत है, एक ऐसी एज जिसने इंसानों को तबाह कर दिया। जब हल्क ने पहली बार अर्थ पे कदम रखा था उस टाइम अर्थ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर थे, थोर, हरक्यूलिस, जायंट मैन, फंटास्टिक फोर और भी बहुत सारे, लेकिन वो सब अमर नहीं थे और वो सब मर चुके हैं बस उस एटॉमिक एज की वजह से। लेकिन हल्क तो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से ही पैदा हुआ था। किसी को तो उस नॉलेज की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनकी सज़ा ज़बरदस्ती देनी पड़ती है। हल्क भी प्रोमीथियस की तरह है जिसे बार बार सज़ा दी जाती है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है एक और बार सज़ा लेने के लिए। हालांकि प्रोमीथियस पे दया दिखाई गई थी और मुझे भी वो चांस मिल रहा है क्योंकि मेरी बॉडी कमज़ोर पड़ रही है और अगर हल्क मुझे छोड़ देता है तो ये सारा दर्द चला जाएगा। मैं मरने की कगार पे हूँ और ये कितना परफेक्ट मोमेंट है। मेरी छाती में दर्द इतना बढ़ चुका है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा। मैं उनको अपने सामने देख पा रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं उनको भूल चुका हूँ, लेकिन वो वैसे के वैसे हैं। वो सब मेरे दोस्त मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। हल्क मुझे जाने दो, उनकी तरफ देखो। अंदर से हल्क कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हल्क अभी बाहर आएगा। बैनर कहता है हल्क प्लीज़, मैं मरने ही वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ मर सकते हो। वहाँ हमें हमारे सारे दोस्त मिलेंगे। हल्क प्लीज़ मेरी बात सुनो। हल्क कहता है मैं इतने सालों से तुम्हारी बात सुनता आ रहा हूँ कि कैसे तुम ये कहते थे कि हल्क ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बनाई है। हल्क से पहले बैनर कुछ नहीं था। हल्क को दोस्त नहीं चाहिए क्योंकि दोस्त मुझे दर्द पहुँचाएंगे। हर कोई हल्क को दर्द पहुँचाता है। हल्क बस अकेला रहना चाहता है। अब बैनर जा चुका है। बैनर ने हल्क को मारने की कोशिश की, लेकिन हल्क बहुत स्मार्ट है। हल्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हल्क बैनर को फिर कभी बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हल्क मर जाएगा और अगर हल्क मर गया तो वो लोग जो आज तक हल्क को मारना चाहते थे वो जीत जाएंगे। अब वो सब मर चुके हैं, लेकिन हल्क फिर भी हार नहीं सकता। अब हल्क बैनर को कभी याद नहीं करता। हल्क अकेला ही खुश है, क्योंकि अगर हल्क को किसी की ज़रूरत पड़ी तो हल्क कमज़ोर हो जाएगा। हल्क एक दिन उन कीड़ों को मारने का तरीका ढूंढ लेगा, क्योंकि हल्क सबसे ताकतवर है और अब केवल हल्क बचा है और हल्क को ठंड लग रही है।